हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वाली फैमिली शिवम क्लासेज में। तो आपको पता ही है, हम 10th क्लास वाला जो चैप्टर कर रहे थे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसका मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया था 10th क्लास के लिए जो हम साइंस में पढ़ रहे हैं। उसका सेकेंड अब वीडियो है, इसमें हम श्रेणी क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति क्या होती है, बिलिंग प्रोसेस कैसी होती है कि कितनी बिजली हमने खर्च की और कितना बिल आया उस हिसाब से, और कोई हीटर जल रहा है तो उसमें से उष्मा कितनी रिलीज होती है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अलग अलग सर्किट आएंगे, तो सर्किट से हमें प्रतिरोध ज्ञात करना, किसी प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक और ब्रेक लेके लेके आपको देखते रहना, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्युत के बारे में। विद्युत में हमने काफी सारा टॉपिक कवर कर दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो पहला है ना, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में सेकंड वीडियो ये देखना है, ठीक है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन है वो किसके रूप में, दो टाइप से होता है। मतलब प्रतिरोधों को हम, ये जो ओम के नियम में हमने प्रतिरोध देखा था, उस प्रतिरोध को हम दो टाइप से जोड़ सकते हैं। एक तो श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि ये मान लो अगर कोई प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये वाला है और दूसरा सिरा ये वाला है, तो पहले प्रतिरोध, ये मान लो R1 अगर प्रतिरोध है, तो इस पहले वाले प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होता है ना, वो दूसरे वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है। इसका अंतिम सिरा, इसका पहला सिरा आपस में जोड़ा जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे एक सीरीज बनती है, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रतिरोधों का अगर संयोजन होता है उसे कहते हैं श्रेणी क्रम या फिर सीरीज, ठीक है। अगर समांतर क्रम है, समांतर या फिर पार्श्व क्रम, तो पार्श्व क्रम में क्या होता है इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जिसमें प्रतिरोध है वो पार्श्व या फिर समांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल चलते हैं। ऐसे मान लो एक ये प्रतिरोध है, दूसरा ये वाला प्रतिरोध है, और ये दोनों है वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है। इस प्रकार के क्रम को बोलते हैं पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम। जब भी हमें सर्किट में इस टाइप का कोई पार्श्व क्रम दिया होता है, श्रेणी क्रम दिया होता है, तो पहले इस पार्श्व क्रम को हम श्रेणी क्रम में बदलते हैं इस टाइप के, और फिर है ना श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मान लो इसका प्रतिरोध अगर R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है तो इस टाइप का होगा वो सर्किट क्या कहलाएगा, पार्श्व क्रम, और ये वाला है वो श्रेणी क्रम में। ये तो समझ में आ गया ना। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो श्रेणी क्रम है ना, इस श्रेणी क्रम को अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें, एक सेकेंड, अगर हम इस सर्किट को जोड़ देते हैं किससे, किसी बैटरी से। मान लो मैंने ये वाली बैटरी थी, इस बैटरी से मैंने जोड़ दिया इस टाइप से, स्विच है ये है वो एमीटर है, ठीक है। इस टाइप से अगर मैंने जोड़ दिया है, बैटरी है वी वोल्टेज की, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये दूसरी वाली बात है। पहली बात तो इस टाइप का सर्किट बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो सर्किट में जो धारा बहेगी, इस श्रेणी क्रम में जब भी धारा बहती है ना, वो प्रत्येक प्रतिरोध पर, यहां से लेके यहां से, मतलब यहां से धारा बहेगी वो भी I1 होगी, मतलब I होगी, ये भी I होगी, ये भी I होगी, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में से जो धारा बहती है ना श्रेणी क्रम में, वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। ये बात याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो धारा बहती है ना, प्रत्येक प्रतिरोध में वो क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, हमेशा समान होती है। और प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभवांतर होता है, वोल्टेज, वो अलग अलग होता है। मान लो यहाँ पे अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ना वो V1 होगा, R2 पे होगा V2, ठीक है। ऐसे ही R3 है तो R3 पर V3 होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि श्रेणी क्रम में जो धारा बहती है ना, वो प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहती है। क्या रहती है, I रहती है। और श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है, विभवांतर वोल्टेज, वो प्रत्येक
प्रतिरोध में क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अगर R1 प्रतिरोध है तो वहां पे V1 विभवांतर होगा, R2 है तो V2, अगर R3 है तो वहां पे विभवांतर भी क्या होगा, V3 होगा। समझ में आया? मतलब श्रेणी क्रम में जो धारा होती है श्रेणी क्रम में जो धारा बहती है वो प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होती है, समान होती है, और विभवांतर है वो अलग अलग होता है। इसका विपरीत होता है पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक, जैसे मान लो अगर यहाँ से मैंने बैटरी जोड़ दी है, ऐसे ये बैटरी जोड़ी हुई है, ठीक है, अगर मैंने इस टाइप से बैटरी जोड़ी है, ये स्विच है ऐसे, और यहाँ से ऐसे मैंने जोड़ दिया, तो समांतर क्रम में क्या होता है या पार्श्व क्रम में इसका विभवांतर समान रहता है। मतलब ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में ये जो विभवांतर रहता है ना, वो क्या होता है, समान रहता है। लेकिन इसमें धारा है वो अलग अलग बहती है। यहां से अगर मान लो आई धारा आई, तो आगे जाते ही वो आई धारा है वो दो रास्तों में बढ़ जाती है, I1 और I2 में, ठीक है, इस टाइप से बढ़ जाती है। क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध है तो वहां पे धारा भी है वो अलग अलग जाएगी। जिस हिसाब से अगर ज्यादा प्रतिरोध है तो वहां से धारा है वो कम जाएगी, और प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो धारा अपना आप कम जाएगी, और कम है प्रतिरोध अपना धारा ज्यादा बहेगी। इस टाइप से धारा भी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में। पार्श्व या समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, श्रेणी क्रम में विभवांतर है वो अलग अलग होता है। याद रहेगा, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके ही पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से। अगर आप कहीं पे लगे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो। अगर आपको लग रहा है माइंड थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो माइंड को, पानी पियो, उसके बाद में वापस फोकस करो। बस यही फॉर्मूला है, और कुछ भी फॉर्मूला नहीं। माइंड जितना आपका रिलैक्स रहेगा उतना ही रिलैक्स माइंड से आप पढ़ोगे और आराम से आपको याद हो जाएगा। ऐसा कोई लोड नहीं लेना है कि अभी हमारा एग्जाम आ गया है, अभी हमें कुछ भी याद नहीं हो सकता, नई नई चीजें नहीं सीख सकते। आराम से हम सीख सकते हैं नई नई चीजें भी। बस माइंड की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप से सीख रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो को समान होती है, लेकिन समांतर क्रम होता ना, इसमें विभवांतर होता वो समान होता है। क्या समान होता है, विभवांतर है वो हमेशा समान रहता है, ठीक है। और इसमें जो धारा बह रही है, इसमें अलग अलग धारा है, I1 और I2। तो प्रत्येक प्रतिरोध में कौन से क्रम की बात कर रहे हैं, पार्श्व क्रम की। प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। I1, I2, I3, इस टाइप से। ये सारे के सारे नोट्स है ना, मैंने जो अपने हाथ से भी नोट्स बनाए थे, ये नोट्स है ना, मैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भी डालूंगा। उस ग्रुप का लिंक भी मैं डाल दूंगा अपने इस वीडियो के नीचे। तो आप उस ग्रुप से ज्वाइन होकर आराम से आप है ना वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर चाहते हो आप है ना, जैसे व्हाट्सएप, अगर आप टेलीग्राम जैसे यूज नहीं करते हो तो व्हाट्सएप वाला ग्रुप पे भी आने आप है ना इसको ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने इसी शिवम क्लासेज ऑफिशियल नाम से है ना वो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था, आप वहां से भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चाहता है पर्सनली मैसेज करके तो वैसे भी आप कर सकते हो मुझे, मैं आपको है ना आराम से भेज दूंगा, ठीक है ना। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि श्रेणी क्रम में है वो धारा है वो समान रहती है प्रत्येक प्रतिरोध पर। प्रतिरोध अलग अलग है, धारा हमेशा प्रत्येक प्रतिरोध में से समान गुजरती है, लेकिन इनका विभवांतर है वो वोल्टेज है वो अलग अलग होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है या पार्श्व क्रम में क्या होता है, विभवांतर तो समान होता है लेकिन धारा है वो अलग अलग होती है। दो अंतर हमने देख लिए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें है ना कौन से प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है, और पूरे सर्किट में प्रतिरोध कितना है, पूरे सर्किट में विभवांतर कितना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने काफी सारी चीजें देख ली है, अब और देख लेते हैं। देखो हमने क्या देखा है, एक तो है वो धारा है वो श्रेणी क्रम में समान होती है, विभवांतर है वो अलग अलग होता है। पार्श्व क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है और विभवांतर है वो क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज होते हैं वो प्रत्येक प्रतिरोध पे क्या होता है, समान होता है। दूसरा अंतर देख लिया हमने। तीसरा अंतर देख लेते हैं कि इसमें इनका जो फॉर्मूला बनता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है कि हम श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध है तो उस प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, श्रेणी क्रम में है ना
प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होती है, धारा समान होती है। क्या समान होती है, धारा समान होती है। उसके साथ साथ में वोल्टेज है वो अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर टोटल मैंने बैटरी से वोल्टेज क्या लगाया, V लगाया, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर, जैसे देखो एक बार इस वाले प्रतिरोध पर V1, V2, V3 इन सब का योग होगा ना, वो इस V के बराबर होगा। ठीक है, ये जो बैटरी द्वारा वोल्टेज लगाया जा रहा है वो आगे जाके 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, V1, V2, V3। तो इसका हम फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे कि बैटरी द्वारा जो टोटल विभवांतर लगाया गया था V1, V2 और V3, इस टोटल बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। इस श्रेणी क्रम के लिए हम प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि श्रेणी क्रम में अगर जैसे अलग अलग वोल्टेज दिए हैं तो टोटल वोल्टेज कितना है, यानी बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो हम टोटल कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब हमें ओम के नियम से क्या पता है कि विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध होता है। ऐसे ही ये जो V1 प्रतिरोध है, सॉरी V1 विभवांतर है, यहां पे धारा तो I चल रही है और प्रतिरोध कितना है, R1 है। तो इस V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, I तो समान होती है, R1 हो जाएगा। ऐसे ही इस V2 का फॉर्मूला क्या होगा, I तो समान होती है, प्रतिरोध R2 हो जाएगा। V3 के लिए क्या होगा, I तो समान है ही और प्रतिरोध क्या है, R3 हो जाएगा। इस टाइप से मैंने यहाँ पे IR तो लिख दिया, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है I कॉमन ले लिया मैंने, इनमें से I निकाल दिया, इसमें भी I निकाल दिया, इसमें भी I निकाल दिया, तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से I कट हो गया। तो इस श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध बनाना R1, R2 और R3, ये फॉर्मूला बन गया है टोटल प्रतिरोध का। मतलब अगर श्रेणी क्रम में, अगर आपको कोई भी ऐसे श्रेणी क्रम में कोई भी सर्किट जोड़ के दे दे, ठीक है, ऐसे कोई भी बोल दे कि इसका टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध कैसे करोगे आप, R1, R2, R3, मतलब टोटल नॉर्मल आराम आपसे आप है ना ये सीरीज में पूरा पूरा जोड़ दोगे, जोड़ते ही वो श्रेणी क्रम में उस सर्किट में पूरा पूरा प्रतिरोध है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, परिपथ में कुल प्रतिरोध। ये फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, कैसे ज्ञात किया हमने, ये भी आ सकता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला उत्पन्न करो। आप कैसे करोगे, हमें पता है कि श्रेणी क्रम में है वो विभवांतर है वो अलग अलग होता है, और ये जो विभवांतर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, उस बैटरी में जो वोल्टेज लगाए गए ना उसकी वजह से। तो बैटरी के जो वोल्टेज होंगे इन तो सभी वोल्टेज के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने ओम के नियम से ये देखा था, तो विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध। ये सूत्र हमने ओम के नियम में भी देखा, और पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, पूरा ओम का नियम समझाया था उस टाइम। ऐसे ही पहले वाला वोल्टेज है, पहले वाला अगर प्रतिरोध है तो उसमें अगर V1 विभवांतर है, धारा I बह रही है, तो प्रतिरोध R1 है, तो V1 बराबर क्या होगा, IR1, V2 क्या होगा, IR2, V3 क्या होगा, IR3। इस टाइप से हमने कर दिया, फिर I हमने कॉमन ले लिया, और सूत्र क्या बन गया हमारे पास में, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या बन गया कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से हम पार्श्व क्रम या श्रेणी समांतर क्रम में प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। देखो मैंने अभी क्या बताया कि जो पार्श्व क्रम में जो धारा बहती है ना अलग अलग होती है। यहां से अगर I धारा गई तो यहां से है वो दो भागों में डिवाइड हो गई, आगे जाके I1, I2 कनेक्ट हो जाती है और फिर वापस क्या बन जाती है, I बन जाती है। यानी कि धारा है ना समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। जितनी प्रवेश करती है उतने ही पहले डिवाइड होकर दो भागों में टूटती है, और आगे जाके वापस टोटल उतने ही भागों में मिल जाती है। यानी कि ये जो धारा टोटल बह रही थी वो I1, I2, I3 ऐसे बराबर होगी, I3 के बराबर होगी ऐसे। ठीक है, ओम के नियम से हमने क्या देखा था, धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध।
यही देखा था हमने। ऐसे ही कोई प्रतिरोध अगर R1 है, क्या है, प्रतिरोध अगर R1 है और समांतर क्रम में हमने क्या देखा है कि वोल्टेज है वो हमेशा समान होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे V लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर I2 है, I2 अगर धारा बह रही है तो धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ पे R2 है तो I2 बराबर V2 बटा R2 हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिरोध अगर R3 है, वहां पे विभवांतर V है तो धारा क्या हो जाएगा, I3। मतलब हमने एक ओम के नियम से ये भी देखा था ना कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा धारा। धारा इधर आ गई, प्रतिरोध नीचे आ गया, तो धारा बराबर क्या हो जाता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध। समांतर क्रम हमेशा विभवांतर तो समान ही रहता है, बस ये प्रतिरोध और धारा है वो बदलती है। ऐसा ही हुआ है। इस टाइप से मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है। अब V बटा R बराबर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो सब में कॉमन कौन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। V कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ऐसे जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको हम ऐसे जोड़ देंगे। अब V से V तो कट हो गया, तो इनका फॉर्मूला क्या बन गया, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। इस टाइप से समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस टाइप से श्रेणी क्रम में तो होता है नॉर्मल, सिर्फ सीरीज में हमें जोड़ना है। पार्श्व क्रम में थोड़ा सा क्या होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस टाइप से हमें करना पड़ता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मैंने टच कर दिया आपको। डेफिनेशन बता दी थी मैंने, उसके बाद में फॉर्मूला उत्पन्न करना सिखा दिया आपको। आपको ये समझ में आया होगा कि पार्श्व क्रम में और श्रेणी क्रम में है वो धारा है वो किसकी अलग होती है, किस टाइम धारा अलग होती है। श्रेणी क्रम में है वो धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और पार्श्व क्रम में है वो धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होते हैं, पार्श्व क्रम में धारा अलग अलग होती है। इस टाइप से हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे। बस हमें ये ओम का नियम आना चाहिए। मैंने बताया ना, ओम का नियम हर जगह पे काम आएगा। ओम का नियम क्या बोलता है, विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। यही तो हमने बताया था कि ओम है वो, ओम का नियम कहता है कि विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। फिर हमने समानुपाती वाला चिन्ह हटाया और एक बीच में एक स्थिरांक लेके आए थे जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, है ना। ये पॉइंट मैंने टच कर दिया है। उसके बाद में विभवांतर धारा फॉर्मूला से क्या सिद्ध होता है कि श्रेणी क्रम में अभी हमने प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1, R2, R3, इस टाइप से। पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध का फॉर्मूला था 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस टाइप से। श्रेणी क्रम में क्या सिद्ध होता है, श्रेणी क्रम में यह सिद्ध होता है कि जैसे जैसे हम डिवाइस को जोड़ते हैं उसका प्रतिरोध अचानक बढ़ता है। जैसे मान लो मेरे पास में एक बल्ब था, मान लो 30 ओम का है, दूसरा बल्ब है वो 30 ओम का है, तीसरा है वो 40 ओम का है। तो क्या होगा, इनका प्रतिरोध है वो फटाफट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से मतलब 30, 30, 60, 60 और 40, 100 ओम तक हो जाएगा। अगर इन्हीं प्रतिरोधों को मैं है ना पार्श्व क्रम में जोड़ दूंगा ना, इन तीनों प्रतिरोधों को अगर मैं पार्श्व क्रम में जोड़ दूं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 30 ओम है, ये भी 30 ओम है, ये भी 40 ओम है, तो इनका जो योग होगा ना 1/30 में होगा, 1/30 में होगा, फिर 1/40 में होगा। इस टाइप से समांतर क्रम में प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है, जबकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके साथ में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, श्रेणी क्रम में जैसे मान लो सर्किट, श्रेणी क्रम में जो भी परिपथ जुड़े होते हैं ना, मान लो ऐसे कोई बल्ब जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हीटर जुड़ा हुआ है, मान लो ऐसे ऐसे मान लो कोई इस्त्री जुड़ी हुई है, ऐसे हम मान लो हमने किसी वोल्टेज से जोड़ दिया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि श्रेणी क्रम में अगर बीच में से कोई भी डिवाइस खराब हो जाए, मान लो ये वाला भाग है वो इतना खराब हो गया, खराब हो जाने से आगे है वो लाइट जा ही नहीं पाएगी, यहाँ से विद्युत आएगी, धारा आएगी, लेकिन आगे तक जा नहीं पाएगी और पूरा पूरा सर्किट है वो बंद हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हमेशा ऐसा होता है कि एक
डिवाइस के खराब हो जाने से पूरे पूरे सर्किट में है वो धारा बंद हो जाती है। श्रेणी क्रम में ये अंतर आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम में कोई भी डिवाइस है वो कहीं से भी खराब हो जाने पर आगे धारा बह नहीं पाती है और पूरा पूरा परिपथ है वो, विद्युत धारा का परिपथ है वो पूरा बंद हो जाता है। लेकिन पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, मान लो बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे कोई पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ये हम मान लो किसी बैटरी से या वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। ये R1 प्रतिरोध का था, R2 प्रतिरोध का है। अगर मान लो ये वाला सर्किट था, अगर जैसे मान लो बल्ब था और बल्ब फ्यूज हो गया है, खराब हो गया है, तो धारा यहां से जा रही थी, यहां से जा रही थी, आई थी यहाँ पे I1 I2 धारा। मान लो ये वाला सर्किट यहाँ पे खराब हो गया है, तो ऐसे थोड़ी होगा कि ये पूरा पूरा सर्किट है वो धारा आगे जानी बंद हो जाएगी। अगर यहाँ से अगर खराब हो गया है तो धारा है वो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकलती हुई यहाँ से निकलती हुई पूरा सर्किट पूरा हो जाएगा। तो पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में क्या होता है, किसी भी एक डिवाइस के खराब हो जाने से विद्युत धारा का प्रवाह है वो रुकता नहीं है। पार्श्व क्रम है ना, हमारे घरों में जो भी है ना, घर में हमारे घर में जो भी डिवाइस जुड़ी होती है वो सभी है वो पार्श्व क्रम में जुड़ी होती है। ये भी याद रखना है कि हमारे घर के जो भी सर्किट होता है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए होते हैं, पार्श्व क्रम में। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रख के याद करते जाना है, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत का जो सर्किट होता है वो कौन से क्रम में होता है, पार्श्व क्रम में। यही तो वजह है कि अगर घर का कोई बल्ब खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, तो उसका मतलब ये थोड़ी होगा कि घर की पूरी पूरी लाइट गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि घर में जो भी सर्किट होते हैं वो पार्श्व क्रम में होता है। और शादी ब्याहों में क्या होता है, जो अगर जो बल्ब आते हैं ना रोशनी वाले, तो अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरा पूरा सर्किट है वो खराब होता है। ऐसे होता है ना, क्योंकि वो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम बता दिया। उसके बाद में ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारे घरों में जो, जैसे मम्मी ने आपने मम्मी को देखा होगा कि मम्मी जब भी है ना घर में चक्की स्टार्ट करती है तो वो कोशिश हमेशा से करती है कि फ्रिज बंद कर दे, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है तो उसको बंद कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जो घरों में होते हैं, हमारे घर में जो भी सर्किट जुड़े होते हैं ना वो किस में जुड़े होते हैं, पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, पार्श्व क्रम में। और पार्श्व क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे। अगर मान लो जैसे जैसे अगर मान लो मैं एक ही डिवाइस को ऑन कर रहा हूं तो वहां पे प्रतिरोध है वो कम होगा। जैसे जैसे मैं है ना डिवाइस को जोड़ता जाऊंगा, मतलब बहुत सारे लोड को, अगर बहुत सारे प्रतिरोध को ऐसे जोड़ता जाऊंगा घर में, सारे के सारे डिवाइस को स्टार्ट कर दूंगा, तो स्टार्ट करने पर क्या होगा, प्रतिरोध है वो और भी कम हो जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध और भी कम हो जाता है। जब प्रतिरोध कम होता है तो हमें पता है कि धारा अपना आप ज्यादा बहने लगती है। हमने ओम के नियम से यही तो सीखा था कि ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर बटा धारा। अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा होगी, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा अपना आप कम होगी। समांतर क्रम में जब ज्यादा डिवाइस जोड़ देते हैं तो प्रतिरोध अपना आप कम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। और जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा अपना आप ज्यादा बहने लगती है, जिसकी वजह से हमारे घरों में जो तार होते हैं ना वो आपस में जलकर चिपक जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, एक लोड जुड़ा, दूसरा लोड जुड़ा, तीसरा लोड जुड़ा, जिसकी वजह से प्रतिरोध तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे बट्टों में जुड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम में जितने ज्यादा डिवाइस जुड़ेंगे उतना ही प्रतिरोध कम होगा। श्रेणी क्रम में जितने डिवाइस जुड़ेंगे उतना ही प्रतिरोध है वो ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा अपना आप कम होगी और एकदम लाइट है वो घर में बंद हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये भी समझ आया होगा। उसके साथ में हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में मतलब जब भी प्रतिरोध, जैसे ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ऐसे, तो श्रेणी क्रम में हमेशा अमीटर को जोड़ते हैं। अमीटर होता है ना जो धारा मापता है, अमीटर को हम हमेशा किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ये भी याद रखना है। मान लो ये प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा V1 है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है वो V2 है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है वो V3
3 है। तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। उसके साथ साथ में फ्यूज होता है ना, फ्यूज को भी हम है ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूज को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अब मैं आदर्श अमीटर के बारे में मैंने बताया था कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। आदर्श अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बिल्कुल मैंने डिटेल से समझाया था इसको आराम से, ठीक है ना। आप वो वाला वीडियो देखना जरूर है। अब फ्यूज को मैंने क्या बताया, फ्यूज को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। घर में जो भी सर्किट है उसको श्रेणी क्रम में है वो जोड़ देते हैं। मान लो घर का मेन स्विच बोर्ड ये था, बिल्कुल घर में दूसरी डिवाइस जुड़ी हुई है, मान लो बल्ब है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जो भी है, तो एसी है, उन सारी डिवाइसों को सबसे पहले जोड़ा जाता है फ्यूज से। मान लो ये है फ्यूज। अब जैसे ही घर में है ना मैन वाले मीटर से अगर लाइट ज्यादा आती है, बिजली ज्यादा आती है, तो अचानक ये फ्यूज क्या होता है? गर्म होता है। फ्यूज क्या होगा? गर्म होगा। जैसे ही गर्म होगा, गर्म होते ये तार है वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। पिघल जाने से क्या होगा? यहाँ पे जो सर्किट था ना, ये जो आगे वाला सर्किट, मतलब धारा यहाँ से जा रही थी, वो वाला भाग पिघल जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा, जिसकी वजह से धारा यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएगी। और आगे वाले जो भी डिवाइस जुड़े हुए, फ्रिज, एसी, पंखा, जो भी, वहां तक लाइट नहीं जा पाएगी और घर के अन्य डिवाइस है वो सुरक्षित हो जाएंगे। इस टाइप से फ्यूज को है वो किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। क्योंकि हमने श्रेणी क्रम में यही तो देखा है कि अगर कोई भी है वो युक्ति बीच में से खराब हो जाती है तो पूरा पूरा सर्किट में धारा बहनी बंद हो जाती है। इसीलिए फ्यूज को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। क्या लिखोगे अगर क्वेश्चन आ जाए कि श्रेणी क्रम में फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है, तो हम बताएंगे फ्यूज है वो श्रेणी क्रम में इस वजह से जोड़ा जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर कोई भी डिवाइस अगर खराब हो जाता है तो पूरे पूरे परिपथ में धारा है वो रुक जाती है। फ्यूज को मेन स्विच बोर्ड के पास में जोड़ा जाता है। अगर मेन स्विच बोर्ड से अगर धारा ज्यादा आती है तो फ्यूज का तार है वो पिघल जाता है, और फ्यूज के तार पिघलने से फ्यूज आगे तक धारा नहीं भेज पाता है और पूरा पूरा सर्किट है वो बंद हो जाता है। ठीक है। पार्श्व क्रम में हम किसको जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं हम वोल्ट मीटर को। जो वोल्ट मीटर होता है ना, विभवांतर मापी, विभवांतर मापने वाले को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में। पार्श्व या फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये हमेशा याद रखना है। अमीटर जो धारा मापता है उसको श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। याद हो जाएगा? ठीक है। चलो मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है। जो मैंने पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, आप आराम से इसको देख लेना। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है। मैंने आपको है ना, देखो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? अगर कोई इकाई है, कोई भी डिवाइस जुड़ा हुआ है, मान लो मेरे पास में हीटर है। ठीक है। कोई हीटर है, उस हीटर में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, मतलब कोई इकाई समय में, किसी इकाई समय में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ऊष्मा उत्पन्न की जाती है मतलब ये कार्य किया जाता है। ऐसा कह सकते हैं हम शक्ति की परिभाषा, विद्युत शक्ति की परिभाषा, कि विद्युत द्वारा कार्य करने की दर, उसे क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहेंगे? कार्य करने की दर, रेट होती है ना कार्य करने की दर। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब कार्य करने की दर का मतलब क्या है? समय होगा। क्या होगा? क्योंकि रेट किससे ज्ञात की जाती है? समय से तो ज्ञात की जाती है। मतलब इकाई समय में कितना कार्य किया जा रहा है। मान लो अगर मैं है कोई हीटर है मेरे पास में, और वहां पे मैं है ना, क्या हीटर है वो मान लो 500 वॉट का है। कितने वॉट का है? 500 वॉट का है। उसमें मैं है वो 30 सेकेंड है वो धारा भेज रहा हूँ। कितने सेकेंड? 30 सेकेंड धारा भेज रहा हूँ। तो वहां पे है वो कितना कार्य किया जाएगा? कितनी उसमें धारा बहने से कार्य होगा, जिसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू, P क्या है? शक्ति, W क्या है? वर्क यानी कार्य, T क्या है? समय। यानी शक्ति का सूत्र क्या हो गया?
कार्य बट्टा समय। विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर लेता हूं। अभी मैंने शक्ति के लिए क्या डेफिनेशन दे दी है? शक्ति बराबर या विद्युत शक्ति बराबर कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य W, शक्ति समय T। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य, ऊर्जा, इन सब का मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या बन गया? जूल बट्टा सेकंड। क्या बन गया? जूल बट्टा सेकंड। ये भी कह सकते हैं। लेकिन शक्ति का जो SI मात्रक होता है ना, वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। याद रहेगा। विभवांतर का मात्रक तो क्या होता है? विभवांतर V, इसका मात्रक होता है वोल्ट। SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। लेकिन शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट का हीटर है, कितने वाट की AC है, जो भी है ना। इस टाइप से मैंने क्या बता दिया आपको? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति के दो मात्रक होते हैं, एक जूल प्रति सेकंड, जूल बटा सेकंड, या फिर वाट कह सकते हैं। अगर कोई बड़ा हीटर है, मतलब ज्यादा वोल्ट वाला होगा, तो उसको हम किलोवाट भी कहना पड़ता है हमें, क्योंकि किलो की मात्रा में आएगा, बहुत ज्यादा। किलोवाट। किलोवाट का मतलब है, किलो का मतलब होता है हजार। किलो का मतलब क्या होता है? हजार। अगर कोई बोल दे कि मेरे पास में फ्रिज है, वो 2 किलोवाट का है, 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब क्या है? 2000 वाट का है, ऐसे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। हमने अभी शक्ति की परिभाषा क्या दी? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का सेकंड होता है। जूल बटा सेकंड या जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं। वाट होता है, इसको हम W से लिखते हैं। इसको हम किलोवाट भी कह सकते हैं। समझ आ गया? उसके साथ साथ में ये बात याद रखनी है कि देखो, मैंने अभी क्या बताया कि शक्ति बराबर क्या होता है? क्या गया? कार्य बट्टा समय। ये होता है एक फॉर्मूला, ये शक्ति का। फिर दूसरा फॉर्मूला इससे क्या बन रहा है? मैंने आपको विभवांतर की परिभाषा क्या लिखाई कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं विभवांतर। तो यहां से मैं W का मान क्या लिख सकता हूं? W बराबर क्या लिख सकता हूं? W बराबर Q, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? W बराबर क्या होता है? VQ। V क्या है? विभवांतर। Q क्या है? आवेश। यानी कि मैं शक्ति का एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, इस W को हटा के VQ बट्टा T, क्योंकि T तो ये वाला ही है, ये भी बन गया। अब इससे एक और नया फॉर्मूला बनता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, V की जगह मैंने V लिखा है, Q बट्टा T। हमने सबसे पहले चैप्टर जब शुरू किया था तो धारा बराबर क्या देखा था? धारा बराबर इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q बटा T बराबर क्या होता है? धारा ही तो होता है। तो Q बटा T को मैं हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे धारा लिख सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि शक्ति का एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ गया कि शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर इंटू धारा। विभवांतर इंटू धारा बराबर क्या होता है? शक्ति होता है। विभवांतर इंटू धारा बराबर क्या होता है? शक्ति। आई होप यहां तक आपको याद हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। देखो, अभी तक मैं क्या करवा रहा हूं आपको, मतलब इसी वीडियो में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप याद कर रहे होंगे। ठीक है, हमने शक्ति का फॉर्मूला क्या देखा अभी? शक्ति बराबर किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फिर हमने विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश वाले फॉर्मूले से कार्य बराबर क्या बना दिया?
विभवांतर इंटू आवेश, ये बनाया मैंने, क्यों इधर लेके आ गया ना, बस ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे आप माइंड में रिकॉल करते जाओगे आपको आराम से याद होगा। बस माइंड में कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। माइंड को पॉज करना है, सांस लेनी है बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। मतलब पढ़ाई करना बहुत खूबसूरत है सही में, बस आप उसको पूरे मन से करते हो तो। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि एक प्यार करने जैसा है, कि मतलब किताबों से अगर आपको समझ में आएगा धीरे धीरे तो वो उससे प्यार होना शुरू हो जाएगा, और प्यार होना बड़ा खूबसूरत होता है, ठीक है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब देखो कार्य का मैंने एक और फॉर्मूला अभी क्या बनाया है, विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश होता है। इसी से मैंने कार्य का फॉर्मूला मैंने क्या बना दिया, वी क्यू बना दिया, और टी की जगह मैंने टी लिख दिया ऐसे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में शक्ति का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, ये v की जगह v है, आवेश बट्टा समय क्या होता है, धारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अगर पूछ ले आपको कि मैं, कोई बल्ब है, उस बल्ब में बल्ब है वो कितना 50 वॉट का है, कितने वॉट का है, 50 वॉट का है। इसमें है वो 220 वोल्ट की है वो धारा भेजी जाती है, 220 वोल्टेज लगाए जाते हैं। तो धारा का मान क्या होगा, हमें पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू धारा। ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो इसका मान मैं ज्ञात कर सकता हूं, है ना। ये सारी की सारी चीजें हमें धीरे 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 याद हो जाएगी। अगर आप बार बार, अभी मैं जैसे जैसे बार बार लिख रहा हूं तो आपको याद हो रहा होगा। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, एक ये फॉर्मूला होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, धारा इंटू विभवांतर इंटू धारा। ये दो फॉर्मूले आपको मन में पूरे याद रखने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में शक्ति का मात्रक क्या होता है, एक होता है जूल प्रति सेकेंड, एक होता है वॉट, एक होता है किलोवाट। एक ये भी बन सकता है वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी बन सकता है, आराम से बन सकता है, कोई मना नहीं करेगा। क्योंकि सारे के सारे मात्रक होते हैं ना, वो हमेशा किससे बनते हैं, इन्हीं सूत्रों से बनते हैं। जैसे वोल्ट का विभवांतर क्या क्या होता है, वोल्ट, धारा का क्या होता है, एम्पियर, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो बस ये मात्रक बन गया इसका। लेकिन सबसे मेन मात्रक ये है वॉट, वॉट या फिर किलोवाट। किलोवाट में क्या होगा, 1000 वॉट को हम किलोवाट कहेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी क्या बताया कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। ये जो कार्य है ना, यही कार्य ही ऊर्जा होता है। इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो यहां से शक्ति बराबर कार्य बट्टा ऊर्जा, ये वाला फॉर्मूला था ना, इकाई समय में कार्य करने की दर, ये वाला फॉर्मूले से मैं कार्य बराबर क्या कर सकता हूं, कार्य बराबर क्या कर सकता हूं, शक्ति इंटू समय, ये कर सकता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको, ये मैंने बना दिया। ये जो कार्य होता ना, वो ही हकीकत में क्या होती है, ऊर्जा होती है। यही है वो विद्युत ऊर्जा होती है। इसीलिए तो ऊर्जा का कार्य का मात्रक है वो समान होता है, जूल, ठीक है। मैंने अभी कार्य बराबर क्या लिखा है, शक्ति इंटू समय। क्यों, ये वाले फॉर्मूले से शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। फिर मैंने कार्य को अलग किया और इसको इधर लेके आ गया, तो क्या बन गया, कार्य बराबर शक्ति इंटू समय। अब हमें शक्ति के बहुत सारे फॉर्मूले पता है, कौन कौन से, एक ये वाला लेते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू धारा, समय का समय है। तो कार्य का या विद्युत ऊर्जा का क्या फॉर्मूला मेरे सामने आ गया, कार्य बराबर वी आई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्य वाला फॉर्मूला कहां काम आएगा बताओ। ये जो कार्य है, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है वो काम आएगी हमारे पास में हीटर में। मैं जो ये कार्य कर रहा हूं ना बिजली की सहायता से, ये कार्य
कहाँ काम आएगा? अगर पूछ ले आपको कि हीटर है मेरे पास में, ठीक है, उस हीटर में है वो 220 वोल्ट का लगाया जाता है, धारा बहाई जाती है 5 एम्पियर की, धारा कितने सेकंड है? 5 सेकंड, 5 सेकंड तक धारा बहाई जाती है 5 एम्पियर की, और वोल्टेज लगे हुए 220 वोल्टेज। तो है वो कार्य कितना किया जा रहा है, कार्य कितना किया जा रहा है ये भी आ सकता है। अब कार्य को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा भी बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ऊर्जा कितनी खर्च हुई थी उस हीटर में। तो कार्य पूछे या विद्युत ऊर्जा पूछे या खर्च ऊर्जा पूछे, सबका मान सेम ही होगा, सब है वो कार्य के बराबर ही होगा। बस इसको 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 तीनों को गुणा करेंगे, समय हमेशा सेकंड में लेंगे, विभवांतर वोल्ट में, धारा एम्पियर में, इस टाइप से हम गुणा करके आराम से याद कर देंगे कि इतने जूल है वो कार्य किया जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले शक्ति की परिभाषा बताई आपकी। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। फिर हमने शक्ति का एक और फॉर्मूला बनाया था इसी कार्य का मान रखकर। शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर इंटू धारा। शक्ति का मात्रक मैंने क्या बताया था आपको? एक वॉट बताया था, एक किलो वॉट बताया था, वॉट या किलो वॉट, है ना। शक्ति के हमारे पास में दो फॉर्मूले थे, एक ये वाला कार्य बट्टा सेकंड, कार्य बटा समय, या फिर विभवांतर इंटू धारा, P बराबर VI, ये बताया था मैंने। और ऊर्जा किसे कहते हैं? ये जो कार्य होता है वहीं से क्या बनती है? ऊर्जा। वो कार्य होता है ना, वही ऊर्जा होता है, कार्य ही ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। अब देखो, मैंने इस वाले फॉर्मूले से शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। फिर मैंने यहीं से क्या बनाया था? जो कार्य किया गया है ये कार्य ही होता है, वो क्या होता है? ऊर्जा होता है। कौन सी ऊर्जा है यहाँ पे? विद्युत ऊर्जा है। क्या फॉर्मूला बन गया? कार्य बराबर शक्ति और समय। ठीक है, अगर आपको पूछे कोई, मेरे पास में है वो 50 वॉट का बल्ब है, उसको मैंने 30 सेकंड जलाया, 30 सेकंड जलाया, तो बताओ ऊर्जा खर्च कितनी हुई? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इतने वॉट का बल्ब था मेरे पास में। वॉट आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि वो शक्ति है, शक्ति के बारे में बता रहा है कि वॉट होते ही शक्ति, मतलब वॉट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, यानी शक्ति दी हुई है। इतने सेकंड तक मैं जला रहा हूं, इसका मतलब समय दिया हुआ है। इतने जूल ऊर्जा खर्च हो रही है, तो कार्य दिया हुआ है या फिर ऊर्जा दी हुई है, वो सेम ही है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे पास में कार्य बराबर क्या आ गया? शक्ति इंटू समय। यही कार्य है वो किसके रूप में? उष्मा ऊर्जा के रूप में भी है कि कितने जूल उष्मा ऊर्जा खर्च हुई, या कितने जूल ऊर्जा खर्च हुई, कितना कार्य किया गया, ये सब चीजें है वो सेम ही है। अब P का मान मैंने आपको यहां से फॉर्मूले से क्या बताया था? VI होता है, T की जगह T है। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? किया गया कार्य है या उत्पन्न उष्मा है या खर्च हुई ऊर्जा है, ये सब सेम है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक क्या होगा? देखो, इसका मात्रक तो मैंने बता दिया वॉट। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? कार्य का या विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? वॉट सेकंड। अब मैं वॉट सेकंड क्यों बोल रहा हूं? देखो, कार्य का सूत्र क्या होता है या विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? शक्ति इंटू समय। शक्ति इंटू समय हो रहा है। ठीक है, आप नोट्स साथ में रखना, नोट्स को देखते रहना। जैसे आप पहले वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद में इस नोट्स को पढ़ोगे, आराम से सब समझ आएगा, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं ये मैंने सारे के सारे नोट्स में लिखे हैं, तो आपको आराम से समझ आएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? मैंने बोला वॉट सेकंड। क्यों बोला मैंने वॉट सेकंड? क्योंकि शक्ति का क्या होता है? वॉट। समय का क्या होता है? सेकंड। वॉट सेकंड हो गया। फिर वॉट सेकंड अगर छोटा है तो वॉट को मैं किलो वॉट में बदल सकता हूं, सेकंड को मैं घंटा में बदल सकता हूं। तो किलो वॉट घंटा, ये किसका बन जाता है? विद्युत ऊर्जा का। ये मतलब बड़ा मात्रक होता है। आपको पता है ना, हमारे घर में जो बिजली आती है ना, बिजली के ऊपर जैसे कि बोलते हैं ना कितने यूनिट बिल आया है,
उस यूनिट के पास में यही तो लिखा होता है KWH, किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, कि इतना यूनिट पर बिल आया हुआ है। ऐसे तो नहीं बोलते, इतना यूनिट है हमारे बिल आया है। तो किलोवाट किसका हो गया, शक्ति का, घंटा है वो किसका हो गया, समय का। तो शक्ति इंटू समय बराबर क्या होता है, कार्य, या तो कार्य कह सकते हैं इसको, यही इसी को हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। तो यूनिट होता ना, वो हकीकत में विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। हमने कितनी ऊर्जा है वो खर्च की है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे चले, मैंने कितनी सारी चीजें एक साथ में बताई है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर विभवांतर इंटू धारा। शक्ति का मात्रक क्या क्या होता है, 1 वॉट होता है, 1 किलोवाट होता है, इसको हम जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, हमने शक्ति वाले फॉर्मूले से देखा है कि शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। ये जो कार्य करता है यही विद्युत ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, शक्ति इंटू समय। शक्ति का मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, विभवांतर इंटू धारा, समय का समय है। तो विद्युत ऊर्जा क्या हो गया, जो विद्युत की ऊर्जा है किए गए कार्य के बराबर होता है VIT। देखो कितना मस्त है कि मतलब शक्ति का होता है VI और विद्युत ऊर्जा का होता है VIT। शक्ति का मात्रक होता है वॉट और विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वॉट सेकेंड। क्या होता है, वॉट सेकेंड। ये कह सकता हूं मैं किलोवाट, तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर विभवांतर इंटू धारा। ऐसे ही कार्य या विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति इंटू समय, या शक्ति को मैं क्या लिख सकता हूं, विभवांतर इंटू धारा इंटू समय। ये है वो विद्युत ऊर्जा के 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप ये समझ आया होगा। मैंने शक्ति की परिभाषा बता दी आपको, कार्य करने की दर, और फॉर्मूला बता दिया मैंने। फॉर्मूला बता दिया मैंने। उसके बाद में हम देखते हैं शक्ति का मात्रक मैंने बता दिया, जूल प्रति सेकंड या वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रचलित है और SI मात्रक ये है ना, ये बात याद रखना है कि मैंने आवेश का मात्रक क्या बताया था आपको, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, ये SI मात्रक याद करने आपको, ठीक है। आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत धारा है उसका है ना SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। आवेश का कूलाम। विभवांतर का क्या होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर वोल्ट। ऐसे ही शक्ति का अभी हमने क्या देखा, जो शक्ति है उस शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वॉट, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का वैसे जूल होता है। क्या होता है, जूल। यहाँ पे हम विद्युत के रूप में यूनिट भी काम ले सकते हैं, ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा भी ले सकते हैं। ऐसे ही मैं एक कौन सा फॉर्मूला भूल रहा हूँ, एक कौन सा मात्रक भूल रहा हूँ। हाँ, मैंने क्लास में बताया होगा कि लेंस की जो क्षमता होती है, वैसे आउट ऑफ अभी वीडियो आ रहा है, फिर भी लेंस की जो क्षमता होती है ना, उसका भी क्या होता है, डायोप्टर। ये भी SI मात्रक होता है और वो क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिजली का बिल है वो कितने यूनिट आया है और कितने रुपए आया है, कैसे गणना करेंगे। मान लो मेरे पास में बिजली का बिल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले हमें यूनिट ज्ञात करना पड़ता है कि कितने यूनिट बिल आया है। यूनिट का सूत्र होता है, यूनिट बराबर क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया, जो किलोवाट घंटा होता है ना, वही यूनिट होता है, अभी मैंने बताया था। और यूनिट है वो किसका मात्रक है, हकीकत में विद्युत ऊर्जा का। किसका है, विद्युत ऊर्जा का। जो हम बताते हैं ना इतना यूनिट आया, वो हकीकत में विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, इसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। यूनिट ज्ञात करने का सूत्र होता है PhD बट्टा 1000। PhD करो बट्टा 1000 का भाग दो।
P मतलब पावर, पावर यानी शक्ति। कितने वॉट के बल्ब है, कितने घंटे हम चला रहे हैं दिन में, कितने दिन चला रहे हैं, उन सब की गणना करोगे और 1000 का भाग दोगे तो अपना यूनिट में आ जाएगा। मान लो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मेरे घर में है वो 50 वॉट के है वो 3 बल्ब है, 20 वॉट के है वो 2 बल्ब है, इन सबको मैं है वो हर दिन 8 घंटे चलाता हूं। तो अगस्त के महीने में है वो जून जुलाई के महीने में है वो कितना यूनिट बिल आएगा, अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में देख लेते हैं, जिसमें 30 दिन मान लो ऐसे। तो देखो मैंने क्या बोला है, यूनिट का सूत्र क्या होता है, पीएचडी बटा 1000, पीएचडी करो किसमें, बटा 1000 में। अब शक्ति कितनी है हमारे पास में, मतलब कितने वॉट के बल्ब है। वैसे देखो एक बल्ब अगर 50 वॉट का है और वैसे है वो 3 बल्ब है, यानी कि मेरे पास में है वो टोटल 150 वॉट के बल्ब है। ऐसे ही 20 दुना 40 यानी 40 वॉट के बल्ब ऐसे, यानी कि 150 और 40, 150 और 40 कितने हो गए, 190, 190 वॉट के बल्ब चल रहे हैं। दिन में कितना घंटा चला रहा हूं मैं, घंटा कितना है, 8 घंटा है। और मैं बोल रहा हूं सितंबर में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 दिन होते हैं। तो सितंबर महीने में कितना यूनिट बिल आएगा, इस टाइप से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, वो आ जाएगा किसमें, यूनिट में। फिर बोला जाता है कि अगर एक यूनिट है वो, मतलब एक यूनिट का बिल आता है, एक यूनिट का अगर चार्ज है या खर्च है वो 5 रुपए है, तो पूरे महीने का बिल कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट को उस बिल के साथ में गुणा कर देंगे कि कितना यूनिट आया है। यूनिट हम पहले ऐसे ज्ञात कर देंगे, यूनिट ज्ञात करने के बाद में जो बिल का खर्चा होता है एक यूनिट का उससे गुणा कर देते हैं। ऐसे मान लो मेरे पास में है वो एक हीटर है, वो है वो 1000 वॉट का है, एक फ्रिज है, ठीक है, वो है 2000 वॉट का है। जला रहा हूं मैं कितना घंटा, दिन में 5 घंटे, ठीक है। और मुझे 30 दिनों का है वो बिल ज्ञात करना है। अगर एक यूनिट का खर्च कितना है, मान लो 10 रुपए, तो टोटल एक महीने का मेरा बिल कितना आएगा। मैंने यूनिट का फॉर्मूला क्या बताया था यूनिट ज्ञात करने का, पीएचडी बट्टा 1000, पावर शक्ति एक 1000 वॉट का है, एक 2000 वॉट का, यानी कि टोटल कितने वॉट के मेरे पास में विद्युत यंत्र है, 1000 और 2000 यानी 3000 वॉट यानी शक्ति के यंत्र है। कितने घंटे चल रहे हैं दिन में, 8 घंटे, सॉरी 5 घंटे चल रहे हैं। कितने दिन तक चला रहा हूं मैं, 30 दिन तक, बट्टा 1000 कर दिया। ये पूरा हो जाएगा यूनिट में, यूनिट आ जाएगा ये कितने यूनिट है। उसी यूनिट को अगर मैं बिल से गुणा कर दूं, अगर एक यूनिट है वो 10 रुपए का है तो ये पूरा यूनिट है वो कितने का होगा, तो मैं 10 के साथ में गुणा ही करूंगा, जितना चार्ज लगेगा उसके साथ में। ये आ गई मेरे पास में यूनिट, उस यूनिट को 10 के साथ में गुणा करूंगा, तो ऐसे करके 1 2 3 1 2 3 ऐसे कट कर दूंगा मैं। फिर जितना भी चार्ज होगा वो मैं क्या करूंगा, गुणा करके बता दूंगा कि इतना रुपए है वह मेरा एक महीने का बिल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी है, ठीक है। तो आपको ये वाला भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब है ना जूल विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब यह है कि जब भी हम किसी विद्युत चालक में से विद्युत धारा है वो प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, चालक है वो गर्म हो जाता है। जैसे हीटर का तार गर्म होता है, बल्ब का टंगस्टन का जो तार होता है वो गर्म होता है। ये बात याद रखना है कि विद्युत बल्ब होता है ना, उसमें जो तार लगा रहता है ना वो किसका होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन। और विद्युत हीटर होता है, उस हीटर में कौन सा होता है, नाइक्रोम का तार होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि जब किसी विद्युत के सुचालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।
एक आगे वाला चैप्टर ये भी है कि जब किसी विद्युत के सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबक वाले गुण भी आते हैं, उसे विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी विद्युत धारा में, विद्युत के चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार है वो गर्म हो जाता है या ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अभी हमने शक्ति के सूत्र से, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय, इकाई समय में किया गया कार्य या कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ये जो कार्य होता ना, इसी को हम विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे विद्युत मतलब वो विद्युत का जो जूल नियम कहते हैं वो भी ये इंपॉर्टेंट है कि जूल नियम क्या बताता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। शक्ति के फॉर्मूले से हमने क्या देखा था? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय। ये जो कार्य किया जाता है ना, ये क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है, ऊर्जा का रूप होता है। अगर मैं किसी तार में से प्रवाहित करता हूं तो वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में सामने आती है। यानी कि मैं जो कार्य करता हूं ना, वही ऊष्मा के रूप में भी सामने आ सकती है। अगर ऊष्मा के रूप में सामने आती है तो इस किए गए कार्य को मैं ऊष्मा यानी हीट के रूप में लिखता हूं। किसके रूप में? हीट के रूप में या ऊष्मा के रूप में। मैंने कार्य का सूत्र क्या बताया था थोड़ी देर पहले? कार्य का सूत्र होता है शक्ति इंटू समय या विभवांतर इंटू धारा इंटू समय। ये तो बताया था, क्योंकि शक्ति से विभवांतर और धारा बन जाता है और समय से समय बन जाता है। तो कोई हीटर है, मान लो उसकी शक्ति दी हुई है कि इतना वॉट का हीटर है, उसमें से इतने सेकंड धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा कितने जूल उत्पन्न होगी। तो ये मैं फॉर्मूला लगा के कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे दे दे कि इतने वोल्ट की बैटरी से या फिर सर्किट से जोड़ा जाता है, उसमें से धारा आई बह रही है, इतने सेकंड तक धारा बह रही है, तो बताओ कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। उसके साथ साथ में अगर मुझे है ना ये विभवांतर नहीं दिया है, प्रतिरोध दे दिया गया है, प्रतिरोध दे दिया है, तो हमें पता है अगर प्रतिरोध दे दे विभवांतर नहीं दे तो विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध इंटू धारा होता है। तो इस विभवांतर की जगह मैं फॉर्मूले की जगह क्या लिख सकता हूं? हीट बराबर आई आर आई टी, ये लिख सकता हूं। आई और आई क्या हो गया? डबल आई हो गया, यानी आई स्क्वायर आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को है ना जूल का नियम कहते हैं। जूल का नियम कहते हैं। मतलब कितने मस्त मस्त फॉर्मूले बन गए ना। देखो मैंने क्या क्या बना दिया है, हमने क्या क्या बना दिया। देखो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय, मतलब कार्य करने की दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। ये जो कार्य होता है ना वो क्या होता है? शक्ति इंटू समय हो गया। ये जो हम कार्य करते हैं ना वही ऊर्जा के रूप में सामने आता है, चाहे विद्युत ऊर्जा के रूप में या ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। अगर हीटर है तो वहां पे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में सामने आएगा। तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अगर सामने आ रहा है तो ऊष्मा ऊर्जा को मैं क्या लिखूंगा? एच। ऊष्मा ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस W को मैंने H लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर मेरे पास में बोल दूं मैं कि है ना मेरे पास में 500 वॉट का हीटर है और उसमें से 30 सेकंड है वो धारा प्रवाहित की जाती है, तो बताओ है वो कितनी जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। हम इन दोनों के बीच में गुणा ही तो करेंगे, क्योंकि ये शक्ति दी हुई है, समय दिया हुआ है। शक्ति और समय का गुणा ही तो क्या कहलाता है? ऊर्जा के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है। इसी से मैं है ना इस नई ऊष्मा का एक और नया फॉर्मूला क्या बना सकता हूं, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर इंटू धारा होता है। समय का समय है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो दिमाग को थोड़ा सा पॉज करना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना, पानी पीना, थोड़ी सी विपासना करना, बस थोड़ी सी स्माइल करना और माइंड को रिलैक्स करके फिर से वापस पढ़ना है। ठीक है, बस पॉज ले लेके, जितना हम पॉज लेके करेंगे उतना ही ज्यादा धीरे 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 माइंड में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना है कि जब आप पॉज लेते हो ना तो वैसे काम नहीं करने हैं जो हमारे माइंड को और ज्यादा थकाते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पे ज्यादा यूज नहीं करना है, बस माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करने वाले काम करने। जैसे थोड़े टाइम के लिए आपने म्यूजिक सुन लिया, हल्का सा मस्त म्यूजिक, या फिर थोड़े से ऐसे झूम लिए मस्त है,
मतलब हवा पानी इन सबको फील किया आपने। जैसे ये फील करोगे आप नेचर से कनेक्ट हो जाओगे, जैसे जैसे आपके अंदर वो ऊर्जा है वो अपने आप बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी और माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। शांत माइंड आपके पास में एक अल्टीमेट वेपन है जो आपसे कुछ भी करवा सकता है। आप उस वेपन से कुछ भी कर सकते हो अगर आपका माइंड शांत है तो उत्पन्न ऊष्मा, विभवांतर, धारा और समय, ये फॉर्मूला बन गया। अगर मेरे पास में ये विभवांतर नहीं दिया हुआ है, मान लो ऐसे विभवांतर नहीं दिया हुआ है और दिया हुआ है मेरे पास में क्या, मेरे पास में दिया हुआ है प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, धारा दी हुई है। और हमें पता है कि विभवांतर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध इंटू धारा, धारा इंटू प्रतिरोध, यही तो होता है। तो बस मैं ये मान रख दूंगा। जब मान रखूंगा तो आई आर तो ये आ गया वी से, आई की जगह ये आई आ गया वापिस और टी की जगह टी आ गया। अब इसको मैं सही लिखूंगा तब क्या होगा, एक आई दो आई, यानी कि उष्मा ऊर्जा बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला मस्त है। यानी कि अगर आपको बोले कि एक हीटर है, उस हीटर का प्रतिरोध है वो 300 ओम है। कितना ओम है, 300 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसमें से है वो धारा 15 एम्पियर बहती है और उस धारा को है वो 30 सेकंड तक बहाया जाता है। तो बताओ उसमें से जो कितना जूल उष्मा ऊर्जा है वो उत्पन्न होगी। तो हीट बराबर क्या होता है, उष्मा बराबर क्या होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई का मान मेरे पास में कितना है, 15 एम्पियर है। आर इन प्रतिरोध कितना है मेरे पास में, 300 ओम है। समय कितना है, मैंने 30 सेकंड धारा प्रवाहित की है। तो बस इसको सॉल्व करूंगा, 225 गुणा 300 गुणा 30, ऐसे करूंगा। जो ऊर्जा आएगी वो जूल में आ जाएगी। किस में आएगी, जूल में। इस प्रकार से हम हीटर से भी क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा या फिर धारा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कितनी उष्मा उत्पन्न हुई वो भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ में हम ज्ञात कर सकते हैं। एक सेकेंड, ओके। अभी हमने कार्य या उष्मा, ये कार्य है या इसको विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं या उष्मा ऊर्जा भी कह सकते हैं। उष्मा ऊर्जा का हमने फॉर्मूला क्या बताया, शक्ति इंटू समय, ये भी लिख सकते हैं। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, विभवांतर इंटू धारा इंटू समय, ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि पी से मैंने वी आई बना दिया। इसी से मैं एक और बल लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर टी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 3 फॉर्मूले से हम विद्युत का उष्मीय प्रभाव यानी कितनी उष्मा उत्पन्न हुई है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। हीटर में उत्पन्न उष्मा ये मैंने बता दिया आपको। लघुपथन और फ्यूज। लघुपथन किसे कहते हैं, जब है ना किसी सर्किट में जब प्लस वाला और माइनस वाला तार किसी भी रीजन से आपस में है वो टच हो जाए, क्रॉस कर दे आपस में, चिपक जाए। चिपक जाने की वजह से क्या होगा, लघुपतन हो जाएगा। किसी वजह से मान लो है ना इसके ऊपर जो प्लास्टिक थी वो हट गई, हट जाने से ये कवर है वो हट जाने से एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ये चिपकेंगे तब क्या होगा, क्या होगा, इसमें जो धारा होगी ना, धारा बहुत ज्यादा बहेगी। जब किसी सर्किट में से बहुत ज्यादा धारा बहती है तो वो है वो सर्किट है वो या तार है वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने से क्या हो जाता है, क्या होता है, इसमें आग भी लग जाती है, आग भी जल सकती है। देखो एक बात, एक सेकेंड। मैंने आपको क्या बताया था कि मम्मी है ना क्या करती है, जब भी है ना हमारे घर में जो भी सर्किट होते हैं वो कौन से क्रम में होता है, पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में होता है ना। जब मान लो किसी भी वजह से अगर ज्यादा हम संयंत्र स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा स्टार्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। मैंने समांतर क्रम में यही तो बताया, जितना ज्यादा जुड़ेंगे उसमें प्रतिरोध नहीं कम होता जाएगा। जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा अपना आप ज्यादा बहती है। अगर कोई धारा को आगे रोकने वाला ही नहीं है, प्रतिरोध ही नहीं है, तो अपना धारा ज्यादा बहेगी। और जब धारा ज्यादा बहती है, किसी भी तार में से धारा ज्यादा बहेगी तो तार तार क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। तार क्या होंगे, गर्म होंगे। जब तार अगर गर्म हो जाते हैं तो क्या होता है, इनके ऊपर जो प्लास्टिक होती है पीवीसी की, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की, ये फुल फॉर्म भी याद रखनी क्योंकि हमारी किताब में आई हुई है। पीवीसी की पॉलीवाइनिल क्लोराइड की जो परत होती है वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से गर्म होने से तार चिपक जाते हैं।
और तार का चिपकना ही गर्म होकर ही लघु पतन कहलाता है या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्या समझ में आया अभी? मैंने क्या बताया आपको कि जब भी क्या होता है हमारे घरों में सारे के सारे, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि लघु पतन क्या होता है, क्या नुकसान हो सकता है और क्यों होता है, तो आप शुरुआत कैसे करोगे कि हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं वो कौन से क्रम में होते हैं? पार्श्व क्रम में होते हैं। पार्श्व क्रम में यदि किसी भी वजह से सारे के सारे या अधिक से अधिक विद्युत यंत्र है वो स्टार्ट हो जाए, शुरू कर दिए जाए, तो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में हमेशा प्रतिरोध कम होता है। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है तो धारा अपना आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोध कम होकर धारा अपना बढ़ जाती है। जब धारा बढ़ जाती है तो तार है वो ज्यादा धारा बहने की वजह से गर्म होने लगते हैं। जब तार गर्म होते हैं तो इनके ऊपर जो पीवीसी होती है वो पिघल जाती है। क्या हो जाती है? पीवीसी पिघल जाती है। और पीवीसी के पिघलने की वजह से क्या होता है? ये तार है वो आपस में चिपक जाते हैं और इसी को हम शॉर्ट सर्किट या फिर लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु पतन या फिर शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप है ना लिख सकते हो। लघु पतन से क्या नुकसान हो सकते हैं? घर में आग जल सकती है, लोग को झटके लग सकते हैं, किसी की डेथ भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकता है। अब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको वैसे फ्यूज के बारे में बता दिया है कि हमारे घर में जो मेन सर्किट होता है ना, मेन बोर्ड, उसके बिल्कुल पास में ही क्या लगाया जाता है? विद्युत का फ्यूज लगाया जाता है और उसके बाद में है वो अन्य सारी डिवाइस है वो जोड़ी जाती है। ये क्या है? फ्यूज है। ठीक है, ये है वो मेन मुख्य बोर्ड है। जैसे इसमें से करंट आता है और मान लो किसी भी वजह से, मान लो यहाँ पे सारी की सारी अगर डिवाइस अगर है ना स्टार्ट हो जाती है, ये सारी डिवाइस अगर स्टार्ट होती है तो क्या होता है? प्रतिरोध कम हो जाता है, समांतर क्रम में होते हैं। इस वजह से जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा अपना आप बढ़ जाती है। जब धारा बढ़ेगी तो तार है वो गर्म होंगे और तार गर्म होने के साथ साथ में फ्यूज भी क्या होगा? गर्म होगा। फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये याद रखना, फ्यूज के तार का गलनांक है वो कम होता है। फ्यूज का तार है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो ये सारे प्रतिरोध अगर कम होता है, धारा बढ़ती है और धारा बढ़ने से क्या होता है? फ्यूज का तार गर्म होता है और तार गर्म होने से क्या होगा? तार गर्म होता है, तार गर्म होते ही क्या होगा? तार है वो पिघल जाएगा। पिघलने से क्या होगा? ये वाला पूरा पूरा सर्किट है वो टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा? मुख्य बोर्ड से जो विद्युत आ रही थी तो कटे हुए भाग से आगे जा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आगे वाले भाग में वो विद्युत की सप्लाई नहीं होगी और आगे के सारे डिवाइस है वो क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। समझ में आ गया? जब किसी भी वजह से परिपथ में धारा ज्यादा बहने लगती है तो फ्यूज का तार है वो गर्म हो जाता है। फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है और श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और गलनांक कम होने से तार पिघल जाता है। पिघलने से आगे है वो करंट जा नहीं पाता है, क्योंकि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और आगे करंट भेजेगा नहीं, जिसकी वजह से बाकी सारी की सारी डिवाइस है वो सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, ये इस टाइप से है वो सर्किट जुड़ा होता है। जो लाल कलर का तार होता है उसमें करंट होता है। काले रंग का तार है वो उदासीन होता है। एक हरे रंग का तार होता है जो जमीन से जुड़ा होता है, भू संपर्क। ये मान लो मेन करंट है, यहीं पे फ्यूज लगा होता है। मान लो किसी भी वजह से इन सारे डिवाइस के ऑन हो जाने की वजह से क्या होगा? प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा अपना बढ़ जाती है। जब धारा बढ़ेगी तो क्या होगा? इसमें से जब ज्यादा धारा बहेगी तो क्या होगा? ये सर्किट है वो पूरा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ में ये फ्यूज का तार भी है वो क्या हो जाएगा? गर्म होगा। फ्यूज का तार गर्म होते ही वो उसका गलनांक पहले से ही कम होता है। गलनांक मतलब बिल्कुल थोड़ा सा तापमान मिलते ही पिघल जाता है, जिसकी वजह से ये तार है वो पिघल जाएगा। पिघलने से यहाँ से कनेक्शन है वो पूरा कट हो जाएगा। कट होने से आगे करंट है वो जा नहीं पाएगा। करंट जब नहीं जा पाएगा तब क्या होगा? पूरा पूरा आगे सर्किट है वो सुरक्षित हो जाएगा और अन्य सारी डिवाइस है वो सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमने पूरा पूरा चैप्टर है वो कवर कर दिया है। ठीक है, एक आपको मैं समझा देता हूं। ये श्रेणी क्रम में है, मान लो ऐसे समांतर क्रम में, क्योंकि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मान लो इस टाइप का एक कोई परिपथ दिया हुआ है,
परिपथ दिया हुआ है, ये है वो 2 ओम का है कोई प्रतिरोध, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। फिर हमें बोल दिया गया है इस परिपथ में है वो कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्श्व क्रम को सॉल्व करेंगे। पार्श्व क्रम को देखेंगे कि यहाँ पे टोटल प्रतिरोध कितना है। पार्श्व क्रम के लिए हम क्या करते हैं, पार्श्व क्रम का सूत्र है 1/r बराबर 1/r1। r1 कितना है यहाँ पे 3, r2 कितना है 3, इन दोनों का हम लसाअ लेंगे, क्या आएगा 3, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2, 1 + 1 ऐसे, यानी कि 1/r बराबर क्या आ गया 2/3। इसको रिवर्स करेंगे, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ऐसे r बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्श्व क्रम में था ना, उस पूरे का पूरा प्रतिरोध कितना है 3/2 ओम। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका है कितना 2 ओम है, ये कितना है 3/2 ओम। अब ये बताओ कौन से क्रम में, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर क्या होता है r1 + r2। r1 कितना है 2 ओम, r2 कितना है 3/2 ओम। इसको मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 4 + 3/2, बट्टा वाली जोड़ ही करनी है तो 7/2 ओम। यानी पूरे पूरे प्रतिरोध का, सर्किट का जो प्रतिरोध है वो कितना आ गया 7/2 ओम। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इस वाले प्रतिरोध में से धारा कितने बह रही है। अगर ये 6 वोल्ट का है तो हमें पता है ये श्रेणी क्रम में वोल्ट कितना है मेरे पास में 6 वोल्ट है, प्रतिरोध कितना है मेरे पास में 2 ओम है। तो धारा का सूत्र क्या होता है विभवांतर बट्टा प्रतिरोध, ओम के नियम से प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, ये था। इसको मैंने रिवर्स किया, इस टाइप से लिख दिया मैंने। 6 ओम मेरे पास 6 वोल्ट क्या है धारा है, ओम कितना है, कितना प्रतिरोध ओम है 2 ओम है, तो इसमें से धारा बहेगी कितनी होगी वो 3 एम्पियर की बहेगी, यानी इसमें से 3 एम्पियर की धारा बहेगी। इस टाइप से आप है ना बहुत सारी चीजें कर सकते हो, किसमें कितनी धारा बह रही है, किसका प्रतिरोध कितना है, कितना वोल्ट लग रहा है, मतलब सारी की सारी चीजें आप एक साथ में ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये पूरा चैप्टर आपसे कवर हो गया होगा। ये नोट्स मैं पूरा पूरा डाल दूंगा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, सबका सब कवर करवा दिया है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई है ना क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता देना मुझे कि ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया था, इस हिसाब से मैं आगे कोशिश करूंगा कि है ना वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि मेरे खुद के भी एग्जाम है तो मैं पूरा प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी खुद की भी जिंदगी है और थोड़ा सा आपका भी ख्याल है, सो ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जितना मैं दे रहा हूँ उतना आप ट्राई करना, आप भी दो, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। और आप अपना बेस्ट दोगे, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और लाइफ में सब बेस्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।